हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डियर गुरुजी में बाय जीतू सर DG @ पढ़ाई वाला। तो आज हम लाए आप लोगों के लिए एक न्यू बैच सक्सेस जीरो टू हीरो, जिसमें आपको क्लास 12 फिजिक्स का पूरा कोर्स टॉपिक वाइज लेक्चर वाइज प्रोवाइड किया जाएगा और लेक्चर के लास्ट में नोट्स की PDF वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सक्सेस की राह पकड़कर सक्सेस को हासिल करने की। तो पढ़ाई की जब शुरुआत हो चुकी है और बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो आपकी, चाहे टॉपिक क्लियरली समझ नहीं आते हो, सारी चीज़ों को आपको यही सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी क्लियरली लेक्चर्स में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पढ़ते रहिए हमारे साथ और बने रहिए। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 का चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजी चैप्टर है। इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह जो भी प्रॉब्लम आपको आएगी वो सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। आप हमें बताते रहिए और पढ़ते रहिए। तो पहला टॉपिक है इसका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है जितना भी चार्ज किसी भी कंडक्टर में फ्लो कर जाए उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो रेट होती है चार्ज के फ्लो होने की किसी भी कंडक्टर में, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, इन अ कंडक्टर, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें I इक्वल टू, जहां पर हमारी रेट यूज होती है वहां पर हमेशा अपॉन में क्या आता है, टाइम। अपॉन में क्या है बच्चों, टाइम। तो I इक्वल टू Q अपॉन T, ये होता है हमारा स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टडी स्टेट का मतलब होता है DC। जो बैटरी से करंट फ्लो होता है वो हमेशा क्या होता है हमारा, DC। जो भी बैटरी से करंट फ्लो होगा वो हमेशा DC है, यानी वो स्टडी स्टेट, रुका हुआ जो रुका हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट। और जो रुका हुआ करंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। जो कॉन्स्टेंटली क्या करता है, फ्लो, कॉन्स्टेंटली क्या करता है, फ्लो, उसे हम बोलते हैं DC करंट। दूसरा होता है वेरिएबल स्टेट, I इक्वल टू dQ अपॉन dt। dQ अपॉन dt किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन चार्ज, चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें क्या होता है, करंट चेंज होता रहता है क्योंकि चार्ज क्या हो रहा है, चेंज। I इक्वल टू dQ अपॉन dt। और ये कौन सी स्टेट कहलाती है, वेरिएबल स्टेट। क्या कहलाती है बच्चों, वेरिएबल स्टेट। अब इसमें कौन सा करंट फ्लो होता है, AC। कौन सा करंट फ्लो होता है, AC। जो हमारे घर में आता है, हाउस होल्ड्स में जो हमारे घर में आता है वो होता है AC। AC की साइकिल हमेशा कर्व होती है जो चेंज होती रहती है हर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से और हर टाइम इंटरवल बाद, जिसकी डायरेक्शन बार बार क्या पीरियोडिकली क्या होती है, चेंज। वो करंट होता है हमारा AC। तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, जिस रेट से चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। I इक्वल टू Q अपॉन T, ये कौन सी स्टेट के लिए होता है, स्टडी स्टेट के लिए। और स्टडी स्टेट हमने एक ही सुनी हुई है, वो होती है हमारी DC। दूसरी होती है I इक्वल टू dQ अपॉन dt, जिसमें चार्ज क्या होता है, चेंज होता है। चार्ज क्या होता है, चेंज होता है। जब चार्ज चेंज होता है तो कौन सी स्टेट होती है, वेरिएबल स्टेट। और वेरिएबल स्टेट कौन सी होती है हमारी, AC, जो हमारी हाउस होल्ड वायरिंग्स में यूज होती है, राइट। अब इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले बच्चों। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने क्लास 11 में एक सीखी थी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल। कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, फंडामेंटल। इसकी SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर। SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर। और CGS यूनिट क्या होती है इसकी, वाट। CGS यूनिट इसकी होती है वाट। SI यूनिट क्या होती है बच्चों इसकी, एम्पियर। और CGS यूनिट इसकी क्या होती है, वाट। तो अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मैंने एक कंडक्टर लिया हुआ है, सपोज दैट ये मैंने एक कंडक्टर लिया हुआ है, ये कनेक्ट कर दिया मैंने एक सर्किट
और ये हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। इस पॉइंट का हमने नाम दिया ए और इस पॉइंट का हमने नाम दिया बी। अब हमेशा हमें पता है कि जो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से हमेशा किधर की तरफ करता है, नेगेटिव। पॉजिटिव से किधर की तरफ करता है बच्चों, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन होती है वो उसके अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन हमेशा कहाँ की, अपोजिट, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और अगर ए और बी के रेस्पेक्ट में हमें बता रहा हूं तो हम क्या बताएंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारा फ्लो होगा ए टू बी और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे हमारे वो होंगे बी टू ए। नहीं सर, अगर मुझे पोटेंशियल के टर्म में दे दिया जाए तो बताइए तो मैं कैसे बताऊंगा। ये दे दिया मुझे पोटेंशियल के टर्म में, ये 135 वोल्ट ए पॉइंट, ये 125 वोल्ट बी पॉइंट। अब बताइए इस केस में इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां फ्लो होगा। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा कहां से कहां होगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ए और बी के रेस्पेक्ट में अगर करंट की बात करें तो कहां से कहां फ्लो होगा, ए टू बी। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या हो जाएगा, बी टू ए। राइट बच्चों, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। हमने पहले बताया था आपको इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जिस रेट से चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आई इक्वल टू हमने बताया आपको क्यू अपॉन टी। ये कौन सी स्टेट थी हमारी, स्टडी स्टेट। कौन सी स्टेट थी, स्टडी स्टेट। और स्टडी स्टेट हमारी एक ही होती है, वो होती है हमारी डीसी। दूसरी होती है आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी। और डी क्यू अपॉन डी टी हमारी कौन सी स्टेट है, वेरिएबल स्टेट। और हमारी वेरिएबल स्टेट हमेशा क्या होती है, एसी। क्या होती है, एसी। राइट, ओके। उसके बाद हमने फिर प्रॉपर्टीज बताया। प्रॉपर्टीज में पहला बताया इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर और सीजीएस यूनिट होती है उसकी बार। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अगर ए और बी के रेस्पेक्ट में लिया जाए तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट ए से कहां तक फ्लो कर गया, बी तक, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां हो जाएंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी बी टू ए। अगर पोटेंशियल के टर्म्स में देखा जाए तो हाई पोटेंशियल से कहां जाता है, लो पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लो पोटेंशियल से कहां जाता है, हाई पोटेंशियल। यानी करंट हो गया ए टू बी और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां होगा, बी टू ए। राइट बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी, अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों होती है, इलेक्ट्रिक करंट के पास इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, क्यों होती है देखेंगे इधर। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, करंट हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज दोनों चीज है, बट फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी, बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसी का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे डू नॉट ओबे, दे डू नॉट ओबे पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ एडिशन। ये किसको फॉलो नहीं करता, पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ एडिशन को फॉलो नहीं करता। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, लेकिन फिर भी ये कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये किसको फॉलो नहीं करता, पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ एडिशन को। अब पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ एडिशन क्या होता था, क्लास 11 में हमने रिजल्टेंट पढ़े थे वेक्टर्स के, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। ये एंगल होता था हमारा थीटा और ये एंगल होता था अल्फा। तो हम रिजल्टेंट निकालते थे इसका आर। तो रिजल्टेंट जो हमारा आता था अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आता था हमारा।
इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ एडिशन। करंट जो है इसको फॉलो नहीं करता, इसीलिए वो कैसा बना हुआ है, स्केलर। कैसा बना हुआ है, स्केलर। अगर इसको फॉलो करता तो वो कैसा हो जाता, वेक्टर। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, लेकिन करंट के पास है तो दोनों, लेकिन फिर भी स्केलर है क्योंकि वो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। इस वजह से उसको हम क्या मानते हैं, स्केलर। क्या मानते हैं बच्चों, स्केलर। तो चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी हम इसी पढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी होती है, करंट जो है इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करंट जो है इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे, एक कंडक्टर है, इसकी रेडियस मैंने मान ली 2 सेंटीमीटर, और एक ये कंडक्टर है, इसकी रेडियस मैंने मान ली 4 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर। अगर मैं दोनों में ही करंट फ्लो कराता हूं, क्या फ्लो कराता हूं, करंट, तो क्या उस एरिया क्रॉस सेक्शन से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट इसमें भी फ्लो करेगा और करंट इसमें भी फ्लो करेगा। इसलिए करंट इंडिपेंडेंट हो जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चाहे वायर की थिकनेस ज्यादा हो, चाहे वायर की थिकनेस कम हो, वो उस पर डिपेंड नहीं करता, उस पर डिपेंड नहीं करता। करंट इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। क्यों होता है, क्योंकि चाहे हम करंट कम एरिया वाले कंडक्टर में फ्लो कराएं, चाहे हम करंट ज्यादा एरिया वाले कंडक्टर में फ्लो कराएं, लेकिन करंट फ्लो दोनों में ही करता है, इसलिए वो एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी होती है इन मेटल्स। तो बच्चा लोग कौन बताएगा मुझको कि मेटल्स में करंट किसी वजह से फ्लो होता है। मेटल्स में हमेशा क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर यही मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट में किसी वजह से फ्लो करते हैं, फ्री आयंस। फ्री आयंस, और फ्री आयंस कौन कौन से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव को हम बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव को हम बोलते हैं एनायन। पॉजिटिव को हम बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव को हम बोलते हैं एनायन। और तीसरी चीज जो हमारी बचती है, जो सबसे लास्ट में यूनिट आती है हमारी, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में किसकी वजह से फ्लो करते हैं, सेमीकंडक्टर में दो चीज होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रॉन और दूसरे होते हैं होल्स। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन और दूसरे होते हैं होल्स। इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह छोड़ देता है, जैसे ये कंडक्टर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर अपनी जगह छोड़ देगा तो वहां पर खाली जगह रह जाएगी, उस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, होल्स। तो जो सेमीकंडक्टर में कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है और होल्स की वजह से भी। ये खत्म हो गई हमारी प्रॉपर्टी। तो हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी बच्चों। पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी जिसकी एसआई यूनिट एम्पियर और सीजीएस यूनिट होती है हमारी बाय। करंट की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ फ्लो करता है, नेगेटिव टर्मिनल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल या लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। उसके बाद करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, लेकिन फिर भी कैसी क्वांटिटी, वो स्केलर क्वांटिटी। क्यों है, क्योंकि वो किसको फॉलो नहीं करती, पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ एडिशन को। फोर्थ प्रॉपर्टी, करंट डिपेंड नहीं करता एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और फिफ्थ हमारी प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स में जो करंट फ्लो करता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट में फ्री आयन और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों की वजह से। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट ड्यू टू ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। करंट ड्यू टू ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं करंट ड्यू टू ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। हमने एक कंडक्टर लेना है, एक कंडक्टर में N1 इलेक्ट्रॉन इधर भागते, N2 इलेक्ट्रॉन कहीं और भागते, लेकिन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमेशा सेम रहता है। ये हमने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल।
अब हमें ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसलेशनल का मतलब क्या होता है, वाइब्रेट कर रहे वो एक दूसरी जगह। तो उस केस में जो टोटल करंट आता है वो किसके बराबर होगा, I1 इलेक्ट्रॉन हमने मान ली इधर भाग रहे हैं उसके कारण करंट हो गया, I2 हमारा करंट हो गया उन इलेक्ट्रॉन्स का जो दूसरी साइड में जा रहे हैं I2। बट अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था I इक्वल टू कितना होता है Q अपॉन T, I इक्वल टू Q अपॉन T। तो ये Q1 हो गया प्लस I2 की जगह हम क्या लिखेंगे Q2 अपॉन T। अब Q इक्वल टू होता है N, जो टोटल चार्ज होता है वो बराबर होता है Ne के, टोटल चार्ज बराबर होता है Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। N यहाँ पे होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E जो होता है उनका वो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब Q की जगह हमें पुट करना Ne, तो IT इक्वल टू N1E अपॉन T। N1 क्यों लिया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर कितने जा रहे हैं नहीं पता हमें, लेकिन चार्ज उसका क्या रहना है सेम। दूसरी साइड के लिए क्या लेंगे N2E अपॉन T। तो कॉमन निकाला हमने E अपॉन T, बचेगा हमारा N1 प्लस N2। ये हमारा टोटल करंट आया है किसके कारण, ट्रांसलेशनल मोशन के कारण, ट्रांसलेशनल मोशन के कारण। अब दूसरा होता है करंट ड्यू टू रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल में कैसे निकालते हैं, पहले एक बार इसको और समझ लेते हैं। ट्रांसलेशनल में एक हमने कंडक्टर लिया था, N1 इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग रहे, N2 इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग रहे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो हमने फॉर्मूला रखा I इक्वल टू हमने पढ़ चुका है Q अपॉन T। तो पहले करंट के लिए Q1, दूसरे करंट के लिए Q2, लेकिन Q किसके बराबर होता है Ne। तो पहले की जगह हमने रखा N1E अपॉन T, दूसरे की जगह रखा N2E अपॉन T। E अपॉन T हमने कॉमन निकाला, हमारा फॉर्मूला बन गया N1 प्लस N2। तो I इक्वल टू E अपॉन T N1 प्लस N2। ये हमारा ट्रांसलेशनल मोशन का करंट है। अब हम पढ़ेंगे रोटेशनल के कारण कि जब इलेक्ट्रॉन किसी रोटेशनल मोशन में होंगे, तो रोटेशनल मोशन में एक सर्कुलर पाथ ले लिया जिसकी रेडियस थी हमारी r, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की हमने मान ली v। तो I इक्वल टू हमने एक ही चीज पढ़ी है अभी तक Q अपॉन T। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड बराबर होता है फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टाइम पीरियड बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के। तो I इक्वल टू Q, 1 अपॉन T की जगह हमने क्या रख दिया f, तो I इक्वल टू QF। एक ये हो गया फॉर्मूला रोटेशनल के लिए। दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा, I इक्वल टू Q अपॉन T से, इसी से निकालेंगे। टाइम का फॉर्मूला बच्चों हमने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक राउंड में, एक पूरे राउंड में कोई भी पार्टिकल या कोई भी इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस कवर करता है 2 पाई r, और उसकी स्पीड हमने कितनी ली हुई है v। तो टाइम t की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, I इक्वल टू Q अपॉन T की जगह 2 पाई r अपॉन में v। तो ये v कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो I इक्वल टू हमारा हो गया QV अपॉन 2 पाई r। ये दूसरा फॉर्मूला है किसके लिए, रोटेशनल के लिए। किसके लिए बच्चों, रोटेशनल मोशन के लिए। तो एक बार शॉर्टकट हम रिवाइज करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले I इक्वल टू Q अपॉन T हमारा आया था स्टडी स्टेट, जिसको हम बोलते हैं DC। I इक्वल टू DQ अपॉन DT ये हमारा आया था वेरिएबल स्टेट, जिसको हम बोलते हैं AC। ट्रांसलेशनल के कारण जो हमारा आया I इक्वल टू E अपॉन T N1 प्लस N2 ये हमारा आया ट्रांसलेशनल। और रोटेशनल के कारण दो आए, रोटेशनल के कारण दो आए, एक तो आया QF और दूसरा रोटेशनल के कारण आया है QV अपॉन कितना बच्चों 2 पाई r, राइट। ये हमने चारों फॉर्मूले अभी तक पढ़े। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैंने अभी आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो उसी के बेसिस पे I इक्वल टू हमने पढ़ा Q अपॉन T। अगर करंट की वैल्यू कितनी हो 1 एम्पियर, करंट की वैल्यू कितनी हो जाए बच्चों 1 एम्पियर, और चार्ज हो हमारा 1 कूलम, चार्ज हमारा 1 कूलम, और टाइम हो 1 सेकंड का, टाइम हो 1 सेकंड का। तो इसको डिफाइन करना, डिफाइन 1 एम्पियर,
डिफाइन 1 एम्पियर। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर 1 कूलम चार्ज किसी भी कंडक्टर में फ्लो करता है कितनी देर में? 1 सेकंड में, तो करंट हमारा कितना होगा? 1 एम्पियर। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर in 1 second, then current is 1 ampere. Current is 1 ampere. अगर 1 कूलम चार्ज हमारा किसी कंडक्टर में फ्लो करता है 1 सेकंड में, तो करंट हमारा कितना हो गया बच्चों? 1 एम्पियर। कितना हो गया? 1 एम्पियर। 1 कूलम का चार्ज किसी भी कंडक्टर में 1 सेकंड में फ्लो करे तो करंट भी हमारा कितना होगा? 1 एम्पियर। राइट बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं। आगे अब नई डेफिनेशन आने वाली है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, अब उसके बारे में। रेजिस्टेंस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से क्या करती है? रोकती है, अपोज करती है। कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट को क्या करती है? अपोज, रोक देती है कि फ्लो मत हो उसमें, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये कंडक्टर है, अब इसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। अब करंट अगर हम इसमें फ्लो करा रहे हैं तो ये कंडक्टर क्या चाहेगा कि वो करंट इसमें से फ्लो ना हो, तो ये इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर which oppose the flow of current, which oppose the flow of current, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस। कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से क्या कर देती है? रोक देती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से रोकती है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L अपॉन A, रो L अपॉन A। दिस इज रो, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रो क्या होता है बच्चों? रेजिस्टिविटी। L क्या होती है? लेंथ, एंड A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी हमने पढ़ा था कि करंट जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। करंट जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन रेजिस्टेंस करता है। रेजिस्टेंस करता है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की, जितनी बड़ी लेंथ उतना ही ज्यादा उसका क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, जितना ज्यादा एरिया उतना ही कम रेजिस्टेंस, उतना ही कम रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। क्या होती है बच्चों? ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। अब हम आपको क्वेश्चन देने वाले हैं इस टॉपिक के बेसिस पर। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर is stretched to twice its length, what will be its new resistance? What will be its new resistance? अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ को हम स्ट्रेच करते हैं कितना? ट्वाइस। कितना करते हैं? ट्वाइस। तो उसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा? नया रेजिस्टेंस कितना होगा? तो ये चीज हमें पता करनी है। कैसे करेंगे देखेंगे। रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी, R इक्वल टू रो L अपॉन A, रो L अपॉन A। अब नया रेजिस्टेंस हमें निकालना है R डैश। रो लेंथ कितनी कर दी हमने? ट्वाइस। ट्वाइस कर दी, इसका मतलब लेंथ हो गई हमारी 2L, लेंथ हो गई हमारी 2L। और एरिया, अगर किसी भी कंडक्टर को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसका एरिया भी क्या हो जाता है? आधा। एरिया भी क्या हो जाएगा उसका? हाफ, क्योंकि लेंथ डबल हो गई जब वो खिंचेगी तो एरिया उसका क्या हो जाएगा? आधा। तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? A/2। 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो R डैश इक्वल टू 4 रो L अपॉन A। और अगर ऊपर से कंपेयर करते हैं तो रो L अपॉन A किसके बराबर है? R के। तो R डैश हमारा कितना हो गया? 4 टाइम्स ऑफ R। R डैश हमारा कितना हो गया? 4 टाइम्स ऑफ R। इसका मतलब है
कि न्यू रेजिस्टेंस इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल, यानी जो नया रेजिस्टेंस है वो हमारा कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया ओरिजिनल की जो पहले था। राइट बच्चों, हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिया R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, नया जो निकालना था उसका हमने क्या मान लिया R डैश, रो लेंथ हमने ट्वाइस कर ली थी, तो ट्वाइस का मतलब क्या हो गया 2L, तो एरिया उसका क्या हो जाएगा आधा, जब एरिया आधा हो गया तो A बाय 2 को ऊपर लेके गए तो 4 रो एल अपॉन ए, और रो एल अपॉन ए हमारा किसके बराबर होता है R के, जो गिवन है हमें, तो R डैश इक्वल टू कितने टाइम 4 टाइम, यानी जो नया रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स हो गया ओरिजिनल। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट हो रहा जाता है, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड बाय 4 टाइम्स of its length, what will be its new resistance? इस केस में क्या होगा, छोटा सा ट्विस्ट, एक वर्ड का मीनिंग पूरा क्वेश्चन चेंज कर देता है, सब कुछ चेंज कर देता है। तो इसमें क्या होना है देखेंगे, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड बाय, जितनी थी उसकी कितनी कर दी है 4 टाइम्स, और यानी जो टोटल हो जाएगी लेंथ हो जाएगी हमारी 5L, कितनी हो जाएगी बच्चों 5L। अगर जो लेंथ थी स्ट्रेच्ड बाय का मतलब क्या, L तो थी, इसकी 4 टाइम्स और कर दी, तो टोटल लेंथ हमारी कितनी हो गई 5L, टोटल लेंथ कितनी हो गई 5L, तो एरिया भी कितना हो जाएगा हमारा A बाय 5 ऊपर लेके गए, कितना हो जाएगा बच्चों 25, कितना हो जाएगा 25, तो 25 रो L अपॉन A, और रो L अपॉन A ऊपर से आपने देखा किसके बराबर था R के, किसके बराबर था R के, तो R डैश हमारा हो गया 4R, इसका मतलब नया रेजिस्टेंस हमारा कितने टाइम्स हो जाएगा 25 टाइम्स, कितना हो जाएगा बच्चों 25 टाइम्स। राइट बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें केवल वर्ड्स का फर्क होता है, और जो वर्ड्स हमें समझ में आ जाते हैं उससे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह के टॉपिक वाइज जैसे भी जितना भी टिपिकल हो हार्ड हो, वो सारी चीजें आपको बीच बीच में मिलती रहेगी टॉपिक वाइज, तो बने रहिए और पढ़ते रहिए बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ट्विस्टिंग, देखते हैं कौन बच्चा इस ट्रिक को पकड़ पाता है। क्वेश्चन है इफ द length of the conductor is stretched to 4 times of its original, then what will be its new resistivity? What will be its new रेजिस्टिविटी? तो आपको बताना है इसकी नई रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो रेजिस्टिविटी निकालनी है। सर आपने तो अभी केवल रेजिस्टेंस पूछा था और आप रेजिस्टिविटी पूछ रहे हैं। यस, रेजिस्टिविटी होती है रो, रेजिस्टिविटी होती है रो, ये पूछा है हमने। तो जो रेजिस्टिविटी है वो इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंड नहीं करती ना तो लेंथ पे ना एरिया पे। लेंथ कितनी भी बढ़ा दो आप कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया कितना भी बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर। इट डिपेंड्स अपॉन only on temperature and nature of material, nature of material। रेजिस्टिविटी ना तो एरिया पे डिपेंड करती ना ही लेंथ पे करती, लेंथ आप कितनी भी बढ़ा दो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है और ना ही लेंथ पे करती है। वो केवल और केवल करती किस पे है, एक तो टेम्परेचर पे, दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल, एक टेम्परेचर और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल कि टेम्परेचर कितना उसके हिसाब से रेजिस्टिविटी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। और दूसरा होता है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल कि ये जो कंडक्टर है ये कॉपर का बना है, एल्यूमिनियम का बना है, मैंगनीज का बना है, किस चीज का बना है उसके मटेरियल पे ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट
जो हेडिंग आने वाली है वो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होता क्या है, रो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, रेजिस्टिविटी। तो हमने R का फॉर्मूला पढ़ा था रो L अपॉन A, तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा R A अपॉन L, A को ऊपर लेके गए L को नीचे लेके गए, रो इक्वल टू R A अपॉन L। अब इसी से इसकी डेफिनेशन बनती है, कोई नई नहीं है। एरिया हमने कितना ले लेना है 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी ले लेनी है 1 मीटर, तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो गई R, किसके बराबर हो जाएगी बच्चों R से। यानी जो रेजिस्टिविटी है वो किसके बराबर होती है, रेजिस्टेंस के। कब होती है, जब लेंथ कितनी हो 1 मीटर और एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी रेजिस्टिविटी किसके बराबर है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसके बराबर होती है बच्चों, जो रेजिस्टेंस आता है उसी के बराबर हो जाती है रेजिस्टिविटी। कब, जब लेंथ कितनी ले लें हम 1 मीटर, एरिया कितना ले लें 1 मीटर स्क्वायर। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ किसका बच्चों, यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन भी कितना 1 मीटर स्क्वायर, एरिया तो मीटर स्क्वायर होता है। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इसकी यूनिट पूछी जाए तो हम यूनिट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से। रेजिस्टेंस की यूनिट अभी हमने पीछे पढ़ी थी ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर, ये कैंसिल हो गया तो यूनिट क्या आ गई इसकी ओम मीटर। यूनिट क्या आती है बच्चों ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों ओम मीटर। ये डिपेंड किस पे करता था, टेम्परेचर पे एंड नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। किस पे नहीं करता, ना तो लेंथ पे करता और ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता। एक सीक्रेट और बताता हूं, रेजिस्टिविटी का एक दूसरा फॉर्मूला होता है m अपॉन n e स्क्वायर टा। ये अभी आगे फॉर्म आती है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, उसमें यूज होता है ये फॉर्मूला, तो मैं अभी से आपको बता के चल रहा हूँ। रेजिस्टिविटी का एक दूसरा फॉर्मूला होता है m अपॉन n e स्क्वायर टा। अब इसमें ये सिंबल्स क्या होते हैं, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और टाउ जो होता है वो होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है हम एक्सप्लेन करते हैं, वैसे अभी आगे आने वाला है लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करके चलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्टर के अंदर पड़े होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन बेचारा सोचता है कि चलो मूव करते हैं यहाँ से ये मूव किया, एक भैया इसका यहाँ पर बैठा था, यहाँ से यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके गया और यहाँ से टकरा के फिर वापस नीचे आ गया, बेचारा नीचे आ गया। तो जितना भी गैप होता है ये, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये टाइम पीरियड होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बीच के कोलिजन का, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच के कोलिजन का। इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। 2 कोलिजन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के टकराने के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टिविटी की एक बार डेफिनेशन रिपीट करते हैं। रो इक्वल टू आर अपॉन एम। अगर हमने लेंथ 1 मीटर ले ली, एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, तो रो किसके बराबर हो जाता हमारा आर के। यानी ये रेजिस्टेंस के बराबर होगा जब लेंथ हमारी 1 मीटर और एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। अगर इसकी हम यूनिट देखें तो रेजिस्टेंस की यूनिट आती है ओम, एरिया की आती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की आती है मीटर। तो मीटर से एक मीटर कैंसिल, यूनिट आ गई ओम मीटर। ये डिपेंड किस पे करता था, एक तो टेम्परेचर पे, दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल। किस पे नहीं करता था, लेंथ पे नहीं करता और एरिया पे भी नहीं करता। क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ओम्स लॉ। क्लियर, ओके। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हो
तो जो पोटेंशियल होता है वायर के एंड्स पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जितना भी पोटेंशियल होता है वायर के एंड्स पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बच्चों? करंट के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट। जब टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। V प्रोपोर्शनल किसके होता है? I के। ओम्स लॉ कहता है कि एक वायर, एक कंडक्टर है मेरे पास, तो इसके वायर के एंड्स पे, इसके वायर के एंड्स पे जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के। जब टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते कांस्टेंट आता है R, तो V इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा? IR। V इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों? IR। R यहाँ पे क्या होता है? रेजिस्टेंस। R यहाँ पे क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से क्या करती थी? रोकती थी, उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट भी क्या होती थी बच्चों? ओम्स। क्या होती थी? ओम। चलिए, तो V इक्वल टू हमारा कितना आया? IR, जब टेम्परेचर क्या रहता है हमारा? कांस्टेंट। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ जो आता है ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल ग्राफ हमेशा कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया हमारा V और ये x एक्सिस पे हो गया हमारा I। जो एंगल लिया हमने, एंगल कितना ले लिया बच्चों? थीटा। कितना ले लिया? थीटा। तो हमने पढ़ा है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां से अगर हम वैल्यू निकालें V अपॉन I तो कितना आएगा? R, यानी V अपॉन I यहां रख सकता हूं मैं R। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया? R। इस केस में क्या होता है? जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस, यानी मोर थीटा मोर रेजिस्टेंस, मोर थीटा मोर रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा एंगल उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये V है, ये I है, ये A लाइन है और ये B लाइन है। तो ये हमारा θ1 और ये हमारा θ2। अब इस केस में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? भाई एंगल ऑब्वियसली हमें दिख रहा है साफ साफ कि जिसका एंगल ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, यानी रेजिस्टेंस एंगल इसका ज्यादा है तो रेजिस्टेंस B वाले का ज्यादा होगा किससे? A वाले से। B वाले का ज्यादा होगा किससे? A वाले से। राइट बच्चों? तो अब इसी की दूसरी कंडीशन देखते हैं जो बहुत खतरनाक तरीके से हम बताने वाले हैं। वो कैसे होगी? अब मैंने एक्सिस कर दी उल्टे, I ऊपर आ गया और V का आ गया नीचे। इस केस में ग्राफ तो सेम ही है क्योंकि I प्रोपोर्शनल V या V प्रोपोर्शनल I, बात तो एक ही है। समझ में आई? तो I ऊपर लिया हमने, V नीचे लिया। तो अब tan थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और ये बेस। अब I अपॉन V की अगर आप वैल्यू निकालो तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा आपको। कितना हो जाएगा? 1 अपॉन R। तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 अपॉन R। इस केस में क्या होगा? इनवर्सली हो गया tan थीटा इनवर्सली टू R, यानी मोर थीटा लेस रेजिस्टेंस, मोर थीटा लेस रेजिस्टेंस, यानी एंगल ज्यादा होगा इस केस में तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। चलिए इधर बात करते हैं। ये ले लिया I और ये हमने लिया V। अब इस केस में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? जिसका मोर थीटा लेस रेजिस्टेंस, यानी लेस थीटा मोर रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस A का क्या हो जाएगा? ज्यादा एज कंपेयर टू B, क्योंकि एंगल कम। इस केस में रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल हमें क्या शो करता है कि एंगल कम रेजिस्टेंस ज्यादा, एंगल कम रेजिस्टेंस ज्यादा। तो एंगल किसका काम है? θ1। तो ऑब्वियसली A का रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू किससे? B से। राइट बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हम बताने वाले वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? अगर हम रेसिप्रोकल करते रेजिस्टेंस का, कंडक्टेंस अगर रेसिप्रोकल करते केवल और केवल किसका? कंडक्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का, तो वो क्या कहलाएगा? कंडक्टेंस। 1 अपॉन R। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट आपने क्या पढ़ी थी बच्चों? ओम। तो 1 अपॉन ओम अगर आप निकालोगे तो ऊपर लेके जाओगे क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। ओम और उसका इनवर्स। अब इनवर्स होता है तो इसको उल्टा भी बोलते हैं। उल्टा क्या बोलेंगे हम? मो। उल्टा क्या बोलते हैं? मो। और तीसरी जो यूनिट होती है इसकी वो होती है साइमन। साइमन भी कहलाता है। या तो ओम इनवर्स बोलो या मो बोलो
या साइमन बोलो, एक ही बात है। यूनिट किसकी होती है? वो कंडक्टेंस की। किसकी होती है बच्चों? कंडक्टेंस की। अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं रेजिस्टेंस का तो वो क्या कहलाता है? कंडक्टेंस। उसकी यूनिट क्या हो जाती है? जो रेजिस्टेंस की होती है उसकी रेसिप्रोकल। तो ओम थी उसकी, ऊपर लेके गए ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को उल्टा करके बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो मो, या हम क्या बोल सकते हैं? साइन। क्या बोल सकते हैं बच्चों? साइन। ओके, अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको। एक कंडक्टर लिया मैंने, दिस इज अ कंडक्टर। यहां पे इलेक्ट्रॉन पड़ो, इलेक्ट्रॉन को कोई फोर्स तो लगेगा नहीं। अब जब बैटरी कोई कनेक्ट नहीं है, व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड, नो बैटरी इज कनेक्टेड, तो जो पाथ होगा इलेक्ट्रॉन का वो कैसा होगा? जो पाथ होगा इलेक्ट्रॉन का वो कैसा होगा? जब बैटरी कनेक्ट नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी मनमर्जी करेंगे। मनमर्जी कैसे करेंगे? जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, ये बाबूजी यहाँ से चले, चलो रे चलो दोस्ती करेंगे, यहाँ पहुंचे तो ये जो पाथ है वो कैसा कवर किया इसमें? सीधा सीधा। भाई कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, तो जो मुड़ेगा वो सीधा सीधा चला गया। जब कोई बैटरी कनेक्ट ना हो अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस द कंडक्टर, अगर कोई बैटरी कंडक्टर से कनेक्ट नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द कंडक्टर देन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ, कैसा होता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बैटरी किसी भी कंडक्टर से कनेक्ट नहीं होती तो उसका पाथ हमेशा कैसा होता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन, यानी सीधा सीधा चलता चलाएगा, क्योंकि उसे कोई रोकने वाला है नहीं। जब बैटरी कनेक्ट नहीं तो कोई फोर्स लगेगी नहीं, जब कोई फोर्स नहीं लगेगी तो वो इलेक्ट्रॉन सीधा 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 अपनी नाक की सीट में जाता गया सीधा। अब यहाँ से इसने फिर लात मार दी, हट भाग गया फिर यहाँ पे। कैसा पाथ था उसके बीच में? स्ट्रेट लाइन। अब इसने फिर ठोकर मार दी, चलो यहाँ से, अब यहाँ भी कैसा चलेगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं करते तो जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है वो हमेशा और हमेशा कैसा होता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। अगर हम बैटरी कनेक्ट कर दें, अगर हम बैटरी को कनेक्ट कर दें, बैटरी कनेक्ट कर दें तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगता है? फोर्स। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगता है? फोर्स। और जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है तो उनका पाथ कैसा हो जाता है? कर्व। कैसा हो जाता है? कर्व। अब ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं घूम के, क्योंकि फोर्स लग रहा है एकदम से, यूं चला जाए, यूं चला जाए, यूं चला, कैसे भी जा सकता है। इलेक्ट्रॉन पे अगर बैटरी हमने कनेक्ट कर दी, इसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे, बैटरी कनेक्ट, बैटरी कनेक्ट कर दी। अब इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन सोच रहा है मैं ये हो जाऊं, ये वाला सोच रहा है मैं ये हो जाऊं, तो वो कैसे भी जा सकते हैं। जब बैटरी हम कनेक्ट कर देते कंडक्टर से तो जो पाथ होता है इलेक्ट्रॉन का कैसा हो जाता है? कर्व्ड, और उसको हम बोलते हैं पैराबोलिक। पैराबोलिक, या तो वो कर्व्ड हो जाएगा या कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक। अगर हमने बैटरी कनेक्ट कर दी किसी भी कंडक्टर से तो उसका पाथ कैसा हो जाता है बच्चों? कर्व्ड और पैराबोलिक। ओके, अगर बैटरी कनेक्ट नहीं करी थी तो कैसा पाथ था? स्ट्रेट लाइन। कैसा पाथ था बच्चों? स्ट्रेट लाइन। यहाँ तक किसी को, बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। नोट्स की पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ से आप पीडीएफ फॉर्म में वर्कशीट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए बच्चों, और सक्सेस पानी है, हमें तरक्की करनी है, तो पढ़ते रहिए। और एक बार हम एक शॉर्ट रिवीजन और लेते हैं पूरी चैप्टर का, यहाँ तक हमने जो अभी तक पढ़ा है तो सुनेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, जिस रेट से चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वो होता है स्टडी स्टेट में जो होता है हमारा डीसी। दूसरा होता है I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, वो होता है वेरिएबल स्टेट में जो होता है हमारा एसी। डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर। अगर करंट 1 एम्पियर है तो चार्ज करना 1 कूलम 1 सेकेंड टाइम। अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड में तो करंट हमारा होता है 1 एम्पियर। करंट होता है हमारा 1 एम्पियर। उसके बाद हमने बताया था आपको प्रॉपर्टीज। करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी जिसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर और सीजीएस यूनिट होती है हमारी वाट। सेकंड पॉइंट हमने बताया
जो डायरेक्शन होती करंट की, पॉजिटिव टू नेगेटिव या हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन हमेशा उसके अपोजिट होती है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तीसरा पॉइंट हमने बताया था करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, लेकिन फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों होती? क्योंकि वो पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी थी, जो करंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता। मेटल्स में जो करंट फ्लो होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट में फ्री आयंस की वजह से, और सेमीकंडक्टर में ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों की वजह से। उसके बाद हमने पढ़ा था करंट ड्यू टू ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल होता है, आधे इलेक्ट्रॉन इधर भाग लिए आधे इधर भाग लिए, जरूरी नहीं आधे भागे, कितने भी भाग सकते हैं। तो हमने टोटल करंट निकालना था Q1 प्लस Q2, Q बराबर होता है NE, तो I इक्वल टू N1 E अपॉन T, I2 इक्वल टू N2 E अपॉन T, E अपॉन T कॉमन निकाला, N1 प्लस N2। फिर हमने पढ़ा था रोटेशनल मोशन के कारण, तो रोटेशनल में क्या आ जाती है फ्रीक्वेंसी, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता था फ्रीक्वेंसी, तो I इक्वल टू हमारा एक फॉर्मूला हो गया QF। दूसरा हमने निकाला I इक्वल टू Q अपॉन T से टाइम पीरियड। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस, एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस होती है एक चक्कर के 2 पाई r, एक कंप्लीट रोटेशन की होती है 2 पाई r अपॉन v, तो QV अपॉन कितना आ गया वो 2 पाई r। उसके बाद हमने पढ़ा था रेजिस्टर, कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से हमें क्या करती है, रोकती है, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। फॉर्मूला होता था रो एल अपॉन ए। जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी थिकनेस ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम और थिकनेस कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। इसकी ऐसे यूनिट होती थी हमारी ओम। उसके बाद हमने पढ़ा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होती थी यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जब रेजिस्टेंस बराबर हो जाता है। रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाती थी? रेजिस्टेंस के जब लेंथ कितनी होती है हमारी यूनिट, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमारा कितना होता है यूनिट। इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। कितनी होती है बच्चों? ओम मीटर। ये लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, केवल और केवल किस पे करता रहता है? टेम्परेचर पे एंड नेचर ऑफ मटेरियल। फिर बताया हमने ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो पोटेंशियल होता है वायर के एंड्स पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट V प्रोपोर्शनल टू I। उसका हमने ग्राफ बनाया V ऊपर I नीचे, tan थीटा V अपॉन I R के बराबर। उस केस में मोर थीटा मोर रेजिस्टेंस। अगर हमने एक्सिस को चेंज कर दिया I ऊपर और V नीचे, तो उस केस में I अपॉन V हो गया। I अपॉन V किसके बराबर? 1 अपॉन R, तो मोर थीटा लेस रेजिस्टेंस। राइट बच्चों। उसके बाद हमने बताया अगर हम बैटरी कनेक्ट नहीं करते किसी भी कंडक्टर से, तो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है दो कॉलिजन के बीच में, वो हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। और अगर बैटरी कनेक्ट कर दी तो कैसा हो जाएगा? कर्व्ड और पैराबोलिक। कर्व्ड और पैराबोलिक। कंडक्टेंस क्या होता था? रेसिप्रोकल होता था किसका? रेजिस्टेंस का। और इसकी यूनिट क्या हो जाती थी? ओम, इनवर्स, मो और साइन। राइट। अब आगे जो टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं उसके लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक कंडक्टर लेना है हमको, इसको हमें बैटरी से कनेक्ट कर देना है। बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। लेंथ जो है हमने कंडक्टर की ले लेनी है L। अब तो बच्चों हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से कहां भागते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लगाएंगे वो कहां से कहां लगेगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के कहां भागते हैं? अपोजिट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहती है इट इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इन विच इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड। इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड। ड्रिफ्टेड का मतलब होता है भागना। ड्रिफ्टेड का मतलब होता है भागना। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या मूव करना, ये वो एवरेज वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ मूव करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इन विच इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कब? जब हम क्या लगाते थे उसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड
is applied, electric field is applied। डेफिनेशन होती है बच्चों, दोबारा सुनेंगे। ये एवरेज वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किधर की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, किसके, बैटरी के, किसके, बैटरी के। जब हम क्या अप्लाई करते हैं उसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द एवरेज वेलोसिटी इन विच इलेक्ट्रॉन कैन ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब इलेक्ट्रॉन भागते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव भागते हैं, अब ये भागना चालू करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और ले लो, किधर की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से किधर की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन भागते हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन भागते हैं उन सब इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वो कब भागते हैं, जब हम क्या अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन एक बार और सुनिए। इट इज द एवरेज वेलोसिटी इन विच इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड towards the positive terminal of the battery when electric field is applied, when electric field is applied। अब हमने कंसीडर कर लिया कंडक्टर है जिसमें n इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम में। कंसीडर अ कंडक्टर हैविंग n इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं थर्मल वेलोसिटी से। थर्मल वेलोसिटी कौन सी होती है, जो हीट की वजह से आती है। टेम्परेचर बढ़ाया है आपने तो वो थोड़ी सी एनर्जी गेन करेंगे, तो वो वेलोसिटी जो आएगी उसे हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन मूव विद थर्मल वेलोसिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकंड। टेम्परेचर और प्रेशर के कारण इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कितनी थर्मल वेलोसिटी से, जिसका ऑर्डर होता है 10⁵ मीटर पर सेकंड, 10⁵ मीटर पर सेकंड। कंसीडर किया था हमने एक कंडक्टर जिसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे पर यूनिट वॉल्यूम में, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे पर यूनिट वॉल्यूम में। अब टेम्परेचर और प्रेशर के कारण इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर दिए कितनी थर्मल वेलोसिटी से, जिसका ऑर्डर था 10⁵। टोटल जो ऑर्डर आता है वो आता है 10⁵। जो एवरेज आता है ना, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, मतलब अचानक से रैंडमली जब हम टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करते हैं उसका ऑर्डर होता है ये 10⁵ मीटर पर सेकंड। अब जब व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन आर रैंडमली ओरिएंटेड, अगर रैंडमली ओरिएंट हो रहे हैं, ओरिएंट मतलब मूव कर रहे हैं या वहीं की वहीं रह गए, सारे इलेक्ट्रॉन अगर रैंडमली ओरिएंट हो जाते हैं तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाती है उनकी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी उनकी हो जाती है 0। एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी हो जाती है बच्चों, 0। जब सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली क्या हो जाए, ओरिएंट, सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली क्या हो जाए, ओरिएंट, कोई इधर भाग गया कोई उधर भाग गया, तो टोटल जो एवरेज आता है वो एवरेज उसका क्या हो जाता है, 0। थर्मल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं u से, u1 + u2 + u3 अप टू un और अपॉन n। ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है। टोटल क्या हो जाता है उसका, 0। टोटल क्या हो जाता है बच्चों, 0। दोबारा सुनेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं किधर की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी के। जब हम क्या अप्लाई करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या अप्लाई करते थे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसीडर किया हमने एक कंडक्टर जिसके n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब टेम्परेचर और प्रेशर के कारण इलेक्ट्रॉन मूव करने की कितनी थर्मल वेलोसिटी, जिसका ऑर्डर है 10⁵। अब जैसे सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली ओरिएंट हो चुके होते हैं तो उनका एवरेज जो होता है थर्मल वेलोसिटी का वो क्या हो जाता है, 0। एक टाइम पे क्या हो जाता है उनका, 0। तो जो एवरेज आता है टोटल वो उसका क्या हो जाएगा, 0। अब इसका हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन, कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है। राइट टीचर।